बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती शकूर वज़ीर मजहबी उमूर और हज वो एक हादसे में जान बहक हो गए। मौलाना फजल रहमान की पार्टी से उनका तल्लुक़ था। मौलाना फजल रहमान ऐसे लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इधर मौलाना की लाश पड़ी हुई थी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर की, और उधर मौलाना फजल रहमान जिनको इनकी मैयत के पास होना चाहिए था, वो अलग से मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकातों में जहर उगल रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इनकी पार्टी के ख़िलाफ़। जैसा कि आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से मुज़ाकरात की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान एक तो जजों के हवाले से मुलाकात के दौरान बातें कर रहे थे, दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किसी तौर नहीं होंगे। ये मौलाना फजल रहमान किस मौके पर बात कर रहे हैं जब उनका एक साथी हादसे का शिकार हुआ है, जाँ बहक हो गया है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने, जैसा कि अपने साथियों को वो सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया और उनकी मौत पर भी मौलाना फजल रहमान सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थे। मुफ्ती अब्दुल शकूर, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, वो एक हादसे का शिकार हो गए। लेकिन इस हुकूमत की तरफ से हर मामले को, पाकिस्तान में महंगाई हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान में हालात बदतर हो जाएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी हो, डॉलर को ज़्यादा महंगा करना हो, इनकी तरफ से एक ही बात की जाती है कि इसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। तो क्या मुफ्ती शकूर की मौत को भी इमरान खान के खाते में डाल दिया जाएगा और इमरान खान पर एक और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा? ये वो लोग हैं जिनका इमरान खान को सामना है। ये किसी भी हद तक इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए जा सकते हैं। नाज़रीन, जजों के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि जज आपस में लड़ पड़े हैं। बात की जाती है मुबैना तौर पर, जो लोग ये बात करते हैं, सबसे पहले नसीम ज़ोहरा की तरफ से ये कुछ कहा गया था और उससे पहले अता तारड़ ने कहा था कि जज आपस में लड़े हैं, और ये भी कहा गया कि वो चैम्बर में भी लड़े हैं, अदालत में भी लड़े हैं। कौन कौन लड़े हैं? काजी फाइसा और उमर अता। कौन कौन लड़े हैं? काजी फाइसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल। इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए हुकूमत ने पूरी कोशिश की और उसमें ये कामयाब हो चुकी है। इस हद तक के जज आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जजों की ये लड़ाई मुबैना तौर पर सामने लाई जा रही है। जज लड़े हैं या नहीं लड़े, लेकिन मुबैना तौर पर ये लोग कहते हैं कि जजों के दरमियान लड़ाई हुई है। इस पर जजों की तरफ से, अदालत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक वज़ाहत जारी की गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर बात आ जाती है मुबैना तौर पर अता तारड़ की, नसीम ज़ोहरा की, और उसके बाद फिर कई और की तरफ से कि जज अपनी रिहाइश गाहों के दरमियान पार्क में लड़े हैं और फिर वो चैम्बर में भी लड़े हैं। मुबैना तौर पर कल ये भी कहा जा सकता है कि अफ्तार पार्टी पर दोनों जजों के ग्रुप इकट्ठे हुए, वहाँ पे लड़ाई मार कुटाई हुई, जूते भी चले, घौंसे भी चले, मुक्के भी चले और एक दूसरे को धक्के भी दिए गए, बदतरीन गालियाँ दी गई। ये भी अगर कोई मुबैना तौर पर कहते तो इस पर भी लोग यकीन करने पर तैयार हो जाएंगे। और ये भी कहा जा सकता है कि काजी फाइसा का चूँकि कबाइल से तल्लुक़ है और वो इंतकाम ज़रूर लेते हैं, तो काजी फाइसा की तरफ से मुबैना तौर पर कोयटा से कुछ कबाइलियों को बुलाया गया इस्लामाबाद, ताकि वो उमर अता बंदियाल और उनके साथी जजों को सबक सिखा सकें। ये मुबैना तौर पर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत की गई है कि जजों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन मुबैना तौर पर ये खबरें चल रही हैं। और ये खबरें, जैसे कि हमने कहा कि अफ्तार पार्टी पर भी लड़ाई हुई है, सारी की सारी उस वक्त तक सच समझी जाएंगी जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जिन लोगों ने इनिशिएट किया था, जिन लोगों ने इब्तदाई खबर दी थी, अता तारड़ और नसीम ज़ोहरा, जब तक उनसे पूछा नहीं जाता कि बताएं कि तुम्हारे ये ज़राए कौन से हैं, कौन मुबैना है जिसकी तरफ से ये सारा कुछ कहा गया है, अगर ये इसका जवाब नहीं देते तो फिर आप ये समझ लें कि सारी की सारी खबरें, अफ्तारी वाली खबर भी और फिर ईद पर भी ये खबरें जारी होंगी कि ईद के दौरान भी जज आपस में लड़ पड़े, क्योंकि एक ही मस्जिद में इन्होंने नमाज ईद अदा करनी है। और फिर ईद पार्टियों पर भी ऐसी ही खबरें आएंगी। इनको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि जिसने भी ये मुबैना तौर पर खबर दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नसीम ज़ोहरा ने यह खबर जजों के हवाले से दी है,
उनके वालिद साहब भी जज रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में एक बार ही हुआ है कि किसी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से सज़ा दी गई हो, और ये इनके जज साहब और ये इनके वालिद साहब थे। जनरल आसिम मुनीर ने कौमी असम्बली के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने पार्लियामेंट में जाकर खिताब किया, उन्होंने कमाल कर दिया। उनका खिताब इंतहाई ज़्यादा मुतवाज़न था। उसमें उन्होंने ना हुकूमत की साइड ली, ना उन्होंने अपोजिशन को श्रम करने की कोशिश की। उन्होंने वो बात की जो आइन और कानून के मुताबिक उनको कहनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसको मोल्ड किया गया, अपनी तरफ मोड़ा गया कि जनरल आसिम मुनीर ने इस तरह कहा है, इस तरह कहा है। जनरल आसिम मुनीर ने अगर कहा है तो उन्होंने ये कहा है कि ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा पाकिस्तान, ये हुकूमत चाहती थी कि जनरल आसिम मुनीर कुछ ऐसा कह दें जिसको हम इस्तेमाल करके अपोजिशन को ज़लील व ख़ार मज़ीद करें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने ऐसी कोई बात नहीं की। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ देख लें कि वो वहाँ पे इजलास में बैठकर क्या सियासत कर रहे थे, कैसी दो नंबरी वाली बातें कर रहे थे। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसका एक बार फिर आर्मी चीफ की मौजूदगी में ज़िम्मेदार इमरान खान को किरार दे रहे थे, और इसके साथ साथ असलम भूटानी भी वहाँ पे खड़े हुए। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि एक तो आप दहशतगर्दी के खात्मे की बात कर रहे हैं, और जो दहशतगर्दी आइन के लबादे में अदलिया की तरफ से की जा रही है, उस दहशतगर्दी का नोटिस कब लिया जाएगा। ये जजों के खिलाफ भूटानी साहब की कंगली, घटिया और दो नंबरी जहनीत थी। आसिम मुनीर को ये बावर करवाना चाहते थे कि जज आपके भी खिलाफ हैं, तो दहशतगर्दी इनकी तरफ से भी हो रही है, किसी न किसी तरीके से इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। उकसाना चाहते थे, जैसा शहबाज शरीफ ने उकसाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी औद कर रही है तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ की तरफ से जो भी मुमकिन तौर पर जहर उगला जा सकता था वो उन्होंने उगला है, लेकिन आसिम मुनीर ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने पार्लियामेंट की बात की, उन्होंने आइन की बात की, उन्होंने अवाम की बात की, बस यही है। और अवाम की जब आप बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट कैसे तश्कील पाती है, अवाम के ज़रिए, और अवाम की राय कैसे ली जा सकती है, इंतखाबात के ज़रिए। गोया जनरल आसिम मुनीर की तरफ से हुकूमत की गुब्बारे को फाड़ कर रख दिया गया है। इंतखाबात के हवाले से ये हुकूमत भाग रही है, दौड़ इंतखाबात से ये हुकूमत फरार इख्तियार कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, इतनी तेज़ी से भाग रही है जैसे चोर लंगोटी छोड़कर भाग जाता है, जूते छोड़कर भाग जाता है। लेकिन अब ये भागने वाले नहीं है। इमरान खान इनको रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। इनका बंदोबस्त कर लिया गया है। 14 मई को इंतखाबात होंगे और ज़रूर होंगे। इमरान खान इन लोगों को घसीट कर इंतखाबात में ले जा रहे हैं, जैसे बकरे को ख़रीदार ख़रीदता है, अपने घर ले जाने की कोशिश करता है तो बकरा पीछे की तरफ खींच रहा होता है, पीछे की तरफ घसीट रहा होता है। मालिक उसको आगे ले जाना चाहता है लेकिन वो पीछे जा रहा होता है। इमरान खान इसी तरीके से इन लोगों को इंतखाबात में घसीट कर ले जा रहे हैं, और पीछे से इस बकरे को जिसको इमरान खान घसीट रहे हैं इंतखाबात ले जाने के लिए, उस बकरे को पीछे से धक्का लगा रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब। तो नाजरीन, फिर इंतखाबात क्यों नहीं होंगे? कल इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए मिल जाएंगे। बाकी कसर रह गई थी, वो 50 वकला लाहौर में इकट्ठे हुए, टोटी के वकला, पाकिस्तान के बहुत बड़े वकला, एतजाज़ हसन उसमें शामिल थे, लतीफ़ खान खोसा शामिल थे। लतीफ़ खान खोसा वो शख्स हैं जिनका खून सबसे पहले अदलिया तहरीक में बहा था, इनका सर फाड़ा गया था और एतजाज़ हसन ने उस तहरीक को लीड किया था और वो तहरीक कामयाब हो गई थी। इसी तरीके से ये वकला आज फिर अदालती अहकामात पर अमल करवाने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए सामने आ चुके हैं। तो किसी के माई के लाल में अब ये हिम्मत नहीं रही, अब ये जुर्रत नहीं रही कि इंतखाबात को 14 मई से आगे ले जाए। इंतखाबात होंगे, हर सूरत होंगे, यकीनन होंगे। आप नाज़रीन तसल्ली रखिए, ये जितना भी जोर लगा लें अब इनके बस में नहीं रहा। इसके साथ इजाज़त से पहले हम ये बात भी करेंगे कि ये हुकूमत जो आवाम की खैर खाई की दावेदार है, ये झूठ बोलती है। एक एक इनकी बात झूठ है। अगर इनमें थोड़ी सी भी सच वाली बात होती, शुरू से लेकर आज तक इन्होंने अवाम को धोखा दिया है, अवाम की
मुश्किलात में इजाफा किया है। आज फिर इनकी तरफ से पेट्रोलियम की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है। 2-4 दिन बाद ईद है और ईद से पहले इन लोगों की तरफ से ये तोहफा दिया गया है। तो किस तरह ये इंतखाबात में जाएंगे, कितनी ज़्यादा इंतखाबात ये मुखालफत कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई दरवाज़ा अपने लिए नहीं छोड़ा। इंतखाबात में जाएंगे तो फिर किस मुँह से जाएंगे। हमारे दोस्त पाकपतन में चौधरी मोहम्मद हनीफ होते हैं, वो ये सवाल बार बार करते हैं कि ये लोग जिस तरह से मुखालफत कर रहे हैं कि इंतखाबात में नहीं जाना, अगर कल को इनको इंतखाबात में जाना पड़ा तो फिर किस मुंह से जाएंगे। नाजरीन, आपको पता है कि किस मुंह से जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इनको अदलिया, वकला, इमरान खान और बाकी बहुत से अदारे खींच कर घसीट कर इंतखाबात में ले जा रहे हैं। ये इंतखाबात में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। मैं समझता हूँ फिर ये फिटे मुंह से जाएंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।